नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। चुनाव आयोग को लेकर हम लोग लंबे समय से चुनाव देखते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 25-30 सालों से जितने चुनाव हुए हैं उनको बहुत करीब से देखा गया है, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह के सवालिया निशान आज तक नहीं लगे। इमरजेंसी को लेके बहुत शोर होता है कि इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के तुरंत बाद इलेक्शंस हुए थे। एक तो सारे लोगों को रिहा कर दिया गया था जितने लोग थे, और दूसरा ये कि उस समय भी चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठे थे। इंदिरा गांधी बुरी तरह से चुनाव हारी थी और जो रिजल्ट आया था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था। टीएन सेशन की बहुत बात होती है, लेकिन टीएन सेशन के अलावा भी जो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, कम से कम वोटिंग रिजल्ट इन सारे मसलों को लेकर बहुत क्लियर हुआ करते थे। आज मशीन के आने के बाद ये शोर होता है कि प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है, और कंडीशन ये है कि जब बैलेट पेपर्स थे तो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर हमको ये डिटेल्स पता हो जाते थे कि कितने वोट पड़े हैं। आज कंडीशन ये है कि परसेंटेज में आ रहे हैं 17C को लेकर उसको अपलोड करने का, ताकि बूथ वाइज कितना वोट पड़ा है ये सारा कुछ पता चल जाए। इसको लेकर एडीआर कोर्ट में गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया है, किसी मेरिट पे नहीं। ये कहा है कि चलते चुनाव के बीच में इस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। मतलब आप चलते चुनाव में डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, भले डेमोक्रेसी डिस्टर्ब हो जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एसबीआई उस समय शोर कर रही थी कि हम डेटा नहीं दिखा सकते, और बाद में जब किया गया तो डेटा सारा दिखाना पड़ा, और डेटा सामने आया तो किसका फायदा किसका नुकसान हुआ वो सब आप लोग जानते हैं। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, देखिए हम लोग चुनाव में जमीन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, माहौल करते हैं, जो भी अपना अनुमान बताते हैं वो उसके आधार पर बताते हैं। लेकिन ये सारा जो खेल है उससे अगर ये अनुमान पलट जाए तो हम क्या कर सकते हैं। आज मैंने बुलाया है अपने साथ राजू पारुलेकर जी को। राजू पारुलेकर जी जर्नलिस्ट हैं, बहुत तेज तर्रार जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा देश की राजनीति और इस तरह की टेक्निकलिटीज पर लगातार ट्विटर और बाकी जगहों पर लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। मुझे लगा कि इस पूरे मामले को, उसकी टेक्निकलिटी और पॉलिटिक्स दोनों के साथ समझने के लिए राजू भाई से बेहतर आदमी मुझे नहीं मिलेगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आज सुबह और वो बिल्कुल तैयार हुए। आपका बहुत स्वागत हमारे थैंक यू स्टूडियो में। नमस्कार। तो मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। लकली जब हम और आप बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी आ गया है। केस तो खारिज नहीं किया है, लेकिन बाकी सब आप जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि शुरुआत आपकी टिप्पणी से हो, फिर सवाल जवाब कर लेंगे कि इसको लेके आप क्या सोचते हैं। देखिए अशोक जी, ऐसा है कि हम और आप सिंपल मैथमेटिक्स तो इतना जानते हैं कि अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था जो 1952 से लेकर आज तक ये सारे आंकड़े हमारे सामने पेश कर रही थी पिछले चुनाव तक, वो आज अगर कर नहीं पा रही है, उसकी कोई स्पष्ट और खास वजह होगी। और बिना वजह के वो क्या स्टैट्यूटरी है, क्या नॉन स्टैट्यूटरी है, क्या मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी नहीं, क्या संवैधानिक है, असंवैधानिक तो कुछ भी नहीं है। तो बात यह है कि वो नंबर देने से अ, उनको प्रॉब्लम है, अगर समस्या है तो ये पर समस्या है। देखिए नंबर्स उनके पास है, जो नंबर्स हैं हम लोग एक हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं। हाँ, एक सोच लेते हैं कि आपने परसेंटेज दिए हैं। परसेंटेज तो आपको पूरे नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर के बिना आप परसेंट कैसे निकालेंगे? यानी सुप्रीम कोर्ट को इतना ही पूछना था, ये जो आपने परसेंटेज दिए हैं वो आप कौन से नंबर के आधार पर दिए हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये कई जो राजनीतिक विश्लेषक या सेफोलॉजिस्ट सो कॉल्ड जो कहते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं खेमे में एनडीए जीतेगा, कुछ लोग कहते हैं इंडिया जीतेगा। अरे जहां नंबर्स ही आपके हाथ में नहीं, जहां स्टैटिस्टिकल डेटा आपके पास, एम्पिरिकल डेटा आपके पास पुख्ता नहीं है, तो आप मन में आए जो बात कर रहे हैं। दोनों तरफ मैं बात ये कर रहा हूं कि आपके पास स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी 10 साल में हमारी क्षति जो हुई है अशोक जी, उसमें से सबसे बड़ी क्षति जो हुई ये सरकार स्टैटिस्टिक्स की कातिल है। और स्टैटिस्टिक्स जब नहीं होता है, आपको मालूम है भारत की भूखमरी अगर खत्म हुई तो सिर्फ स्टैटिस्टिकल डेटा की वजह से, आपको तो मालूम होगा ये बात। तो स्टैटिस्टिक्स ना हो तो पॉवर्टी से लेके इनइक्वालिटी, जातीयवाद, सारी चीजें आपको खत्म करने का एक बड़ा हथियार है स्टैटिस्टिक्स। वैसे ही आप चुनाव का अनुमान लगाने के लिए, चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है। और यह स्टैटिस्टिक्स देने से, स्पेसिफिकली नंबर्स देने से इनकार करती है। तो इसका उल्टा हम अगर प्रक्रिया का सोचे तो इन्होंने परसेंटेज देकर चुनाव आयोग फंस गया, ताकि उनके पास नंबर्स है वो देने के लिए, उनके पास नंबर्स भी नहीं होंगे। वो एक बढ़ाया है, वो बाद में बांटना है, ऐसी स्थिति आ चुकी है उनके पास।
अब इस स्थिति में उनको करे तो करे क्या, ऐसे हो गया। तो उनकी बचाव में आज हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज यानी उन्होंने फैसला दिया, एडजर्न किया मैटर को, तो वो उनके बचाव में आ गया एक बात। तो बाद में वो नंबर्स देंगे नहीं, जैसे 2019 के चुनाव है, उसका चुनाव आयोग में अभी भी डिस्क्लेमर्स है और एप्रोप्रिएट डेटा कहते हैं वो। तो अभी भी जो डेटा है सिर्फ आपको परसेंटेज दिए गए हैं और नंबर्स नहीं दिए गए, वो एप्रोप्रिएट डेटा है। और आप कोई भी इंसान अगर परसेंट निकालता है तो उसके पास नंबर्स होने चाहिए। बिना पहले नंबर आते हैं या पहले परसेंट आता है? हम लोग जाके क्या वोट दे के आए, वो नंबर से दे के आए ना, हम लोग वोट थोड़ी परसेंट से दे के आए। अशोक जी और मैं गया तो 0.00n% आया, ऐसा नहीं होता ना सर। हम लोग नंबर्स है ना, यानी कम से कम मोदी जी को स्टालिन की इतनी बात तो माननी चाहिए कि एक आदमी जब मरता है तो वो इंसानियत की बात होती है, लेकिन इतने लोग मरते हैं तो उनको स्टैटिस्टिकल डेटा मानना चाहिए। तो ये भी बात मान नहीं रहे हैं और ये चुनाव आयोग भी मान नहीं रहा है। तो ये बात तो पूरी तरह से लोकतंत्र पे हमला है। इतना ही नहीं, इस देश की व्यवस्था पे हमला है, और सबसे बड़ी बात, इस देश की जनता पे हमला है। और 10 साल में मोदी जी ने जो जंग छेड़ी है इस देश की जनता के खिलाफ, उसका यह चरम बिंदु है। परसेंटेज का खेल बहुत आसान है। जो मित्र समझना चाहें कि भाई 100 में से 10 लोगों ने वोट दिया है तो 10%, 72 लोगों ने वोट दिया है 72%, आपको पता ही नहीं है कि 100 में से कितने लोगों ने वोट दिया है, तो ये परसेंट निकला कैसा है? परसेंट बेसिकली मतलब बिना नंबर के परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये तो 5वीं का स्टूडेंट भी आपको बता देगा। और मैं इसकी बात बताऊं, जब राजू बात कर रहे थे डेटा की कि डेटा कैसे किलिंग हुई है, सर्वे किलिंग्स हुई हैं। आप 10 साल पहले तक हर साल सर्वे होते थे, नेशनल सैंपल सर्वे कराता था, क्विंकेनियल थे, उसमें हर 2 साल पे होने वाले थे, हर साल होने वाले थे, जिससे बेरोजगारी का, भूखमरी का, किस सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, एजुकेशन का, मेडिकल सिचुएशन का, इन सब का सर्वे रेगुलर होता था और डेटा आता था। इनमें से जाने कितने सर्वे बंद कर दिए गए, और जो चल रहे हैं उनके डेटा आते हैं लेकिन पब्लिश नहीं होते हैं। एक जमाना था कि हर साल एनएसएसओ के डेटा पब्लिश होते थे, हर रिपोर्ट आती थी और हमारे जैसे लोग उस पर रिसर्च कर पाते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राजू भाई, मैंने तो एनएसएस में काम भी किया है, बाकायदा नौकरी की है वहां पे, तो उस प्रोसेस से परिचित हूं और ये भयानक चीज है। ये बताइए, एक जो लेख आया हिंदू में, एक लेख आया जिसमें कहा गया कि वोटिंग परसेंटेज गिरा है। इसके अलावा भी काफी सारी डिटेल्स हैं, दे आर वेरी सीरियस। मतलब अगर हमारे देश में लोकतंत्र होता तो आज हर चैनल पे वो डिस्कशन हो रहा होता। मुझे और आपको यहाँ बैठ के डिस्कस नहीं करना पड़ता, लेकिन कोई चैनल तो डिस्कस करेगा नहीं। चैनल्स तो इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, कोई भगवान बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। वो आर्टिकल आपने भी पढ़ा है, मैं चाहता हूं कि उसको थोड़ा सा जो हमारे सुनने वाले हैं उनको कायदे से समझाएं कि है क्या वो। देखिए, हिंदू में जो आर्टिकल आया है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक बात उसमें कही गई है, और वो ये कही गई है कि 2019 और 2024 की जो इलेक्शन की डेटा है उसमें जो मतदार है यानी वोटर्स है, उसमें कमी आई है। असल में हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, वोटर्स बढ़ते हैं। वो बढ़ना स्वाभाविक है, जो आज तक होता आया है हर चुनाव में हमारे, क्योंकि हम वो पॉपुलेशन नहीं, जैसे रशिया का पॉपुलेशन है, रशिया का पॉपुलेशन हमेशा घटता है। हम वो पॉपुलेशन है दुनिया के सबसे हम पॉपुलेशन यानी देश है, हम सबसे ज्यादा आबादी वाले देश है, हमारी पॉपुलेशन हमेशा बड़ी है, तो हमारे वोटर्स भी बढ़े। और 18 के ऊपर हर किसी को वोटिंग का अधिकार है, तो वोटर बढ़ते हैं। आश्चर्य की बात है, पहले मोदी काल में यानी 2019 से 24 में अभी वोटर्स कम हुए हैं, और वो वोटर्स कम हुए हैं उन 6 राज्यों में जहां पर बीजेपी की हार हुई थी। पिछली बार कम वोट आए थे, और वो बेसिकली 115 सीटों पर जहां पर बीजेपी को लोगों ने पसंद नहीं किया था। तो ये बात, मैं आपको एक बात बताऊं अशोक जी, इसमें हमारी बीजेपी की लोगों की कोई गलती नहीं है। इस पे पैनी दृष्टि दो लोगों को, दो जो लोकतंत्र के खंभे हैं उनको रखनी चाहिए। एक तो विपक्ष, दूसरा मीडिया। इस पे नजर रखनी चाहिए। अब मीडिया का हिस्सा हम और आप आते हैं, तो हम लेखक भी हैं, हम पत्रकार भी हैं, तो हम करते हैं, लेकिन मीडिया जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जिन जिन लोगों को ये काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़े आश्चर्य की बात है, जिनको जिनको लाभ मिलने वाला है, यानी हम कल अगर दूसरी पार्टी यानी विपक्ष चुनाव जीतते हैं तो क्या हम सत्ता में बैठेंगे, हम और आप? नहीं, हमको वो भी खड़ा नहीं करेंगे, हमको वो भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम आलोचक हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि उनको सत्ता मिलेगी तो उनको लाभ मिलेगा, तो उनको ये जागरूक रहना चाहिए कि हम अगर रिप्रेजेंट लोगों को कर रहे हैं तो हम इन पे दृष्टि रखें।
तो ये स्टैटिस्टिशियन है या पत्रकार हैं या विश्लेषक है, ये लोग जो हम मेनस्ट्रीम से बाहर आ चुके हैं, वो लोग इस पे दस दृष्टि बनाए रखे। मैंने आपको बताता हूँ कि 2 साल से ईवीएम और 17C की बात कर रहा हूँ, कोई लेने वाला नहीं, नो बायर। कोई अभी तीसरे चरण के बाद सब जग गया, अरे 17C 7। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे शर्म आती है कि कई विपक्ष दल के लोगों को 17C मालूम ही नहीं था। बोले 17C क्या है, वो एबी फॉर्म क्या है, वो सब, यानी बाद में वो जो एबी डीएम करके देता है वो क्या है, वो सब समझाओ। तो ये बात, ये हालात होने की वजह से आसानी से इन्होंने अंदर तंत्र अपना घुसाकर पूरा तहस नहस कर दिया, जो बात एक गुलिस्तान को बर्बाद कर दिया। तो बात यह है कि 2019 से लेकर 2024 तक ये संदिग्धता है कि वोटर कम कैसे हुए, और कम हुए तो वहीं पे कैसे हुए जहां बीजेपी नहीं है। और ये भी हर पड़ाव पे बीजेपी ने, यानी मोदी और शाह की सत्ता ने एक ऐसी बात करके रखी है कि जिसकी वजह से उनकी सत्ता वापस आए। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये संदिग्धता, ये छुपाना, ये स्टैटिस्टिक छुपाना, अब ये चुनाव आयोग 1 करोड़ बढ़ा रहा है लेकिन उसका कोई डिटेल्स नहीं दे रहा है, एब्सोल्यूट नंबर दे रहा है, इस सबकी एक वजह है। मोदी जी के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री के पास ऐसा कुछ नहीं था। आपने इंदिरा जी का जिक्र किया, तो वो सत्ता से उतरती थी, उनको मालूम था मैं उतरूंगी तो फिर आऊंगी या नहीं आऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मेरे जीवन के लिए, जीवन काल के लिए काला धब्बा लग जाए या मैं हमेशा के लिए अंदर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, दुश्मन भी नहीं कर सकता, ये उनको मालूम था। तो मोदी और शाह के लिए दिक्कत है कि उनके लिए डू और डाई सिचुएशन है। इसके ऊपर आज एक आर्टिकल भी लिखा है, मुझे लगता है जवाहर सरकार ने लिखा है, उन्होंने टीएमसी के सांसद है वो, उन्होंने लिखा है कि मोदी के पास छुपाने के लिए इतनी कुछ चीजें हैं कि उनको सत्ता पाना अनिवार्य है अगर बचना है, नहीं तो इम्पॉसिबल। तो ये बात होने की वजह से, यानी आप नोटबंदी से लेके, रफाल से लेके, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लेके, अडानी से लेके, अडानी तो सबसे बड़ा स्कैम है उसका, लेकिन पीएम केयर तक हर चीज में उनका, और उन्होंने क्या किया, कई लोगों को उसमें फंसा के रखा है। तो वो सारी लोगों के सिंडिकेट बनकर और वो अपनी पूरी रक्षा कर रहा है, उनकी उनके जो बड़बोलापन है, लफ्फेबाजी है, और जो ये आप जो बोल रहे थे ना, भगवान हूं नहीं हूं, आप थकते कैसे नहीं है, तो आप कैसे नहीं थकते अशोक जी, आप इतनी किताबें लिख के थकते कैसे नहीं है, मुझे बताए, आप कुछ पीते हैं क्या, ऐसा वगैरह जो सब चल रहा है वो उसी की बदौलत चल रहा है। और इसी का हिस्सा है चुनाव आयोग की 1 करोड़ 7 लाख बढ़ाना और उसका कोई जवाब देना हो, ये इसी का हिस्सा है। यही सवाल आपको लगता है, कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मैं भगवान हूं, तो अब चुनाव आयोग अलग क्या कर रहा है, हम भगवान है, 1 करोड़ 7 लाख बढ़ा दिए तो बढ़ा दिए, बस हो गया, घर जाओ, भूल जाओ, यही कह रहा ना। अब कोर्ट भी तो आपको क्या करिए, घर जाओ, एडजर्न, ये सब बीच बीच में सवाल नहीं पूछते बच्चे, यही तो कह रहे हैं ना, यानी वो सब भगवान बने बैठे हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल होते हैं, इनका गिरोह है, और गिरोह सिंडिकेट माफियाओं का होता है, तो इनका गिरोह है, इनके सामने सवाल पूछना गलत है। विपक्ष को लेके मैं बात करूं तो जाहिर तौर पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की ही बनती थी, जब उनको पता है पिछले 10 साल से देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, तो बूथ से लेकर और चुनाव आयोग तक सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी ही बनती थी। कहीं ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पर शोर मचाकर विपक्ष संतुष्ट हो जा रहा है, जो गहरे जाकर अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, टेक्निकलिटीज समझनी थी, या फिर जिसको इलेक्शन मैनेजमेंट कहते हैं वो करना था, उसमें कहीं विपक्ष बहुत बुरी तरह से पिछड़ गया है, क्योंकि स्टालिन ने 70C पूरे जमा करवाए हैं वहां पर अपने यहाँ, ये काम सभी करवा सकते थे। 68,800 कुछ उन्होंने तमिलनाडु में करा, लेकिन उसमें अशोक एक और बात भी है, स्टालिन की सरकार भी है वहां पर, तो सारे डीएम उनके खाते में। आपको एक बात बताता हूँ, 3 राज्यों के जो चुनाव हुए ना, हमें जो लगा था और जो नतीजा है उसमें जो बदलाव दिखा, वो भी इसी का नतीजा है। ये स्टैटिस्टिक्स में हेरा फेरी, फिर चुनाव आयोग का जो संदिग्धता है, वो सारी चीजें वहां अप्लाई की गई, अब वो हमारे ध्यान में आया। वरना 2019 से लेके बिहार का इलेक्शन जो तेजस्वी जीत चुके थे, गुजरात का इलेक्शन, बाद में 3 राज्यों के इलेक्शन, इसमें पूरी संदिग्धता थी और ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन हमने बोला नहीं, या किसी ने बोला नहीं, हम बोल रहे थे लेकिन कई लोग बोल नहीं रहे थे, और विपक्ष बिल्कुल बोल नहीं रहा था। जो आपने सही कहा, विपक्ष को टेक्निकलिटीज में कुछ नहीं, यानी उसका जो तंत्र, वो सब भूल गए थे। उन्हें लगा जो चल रहा आ रहा है, नेहरू जी ने जो करके रखा है विरासत में, वो चलता रहेगा। जो शतरंज के खिलाड़ी वाले थे ना नवाब, वैसे वो कर रहे थे, तो उनको लगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसा होता नहीं है। हमेशा बदलाव
सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो उन्हें चलता रहेगा जो लगा था, वो चलता नहीं रहा। तो वो शॉक हो गए और उनको पता नहीं चला कि उसमें सोशल मीडिया आ गई। तो उनके लिए कैथारसिस था वो। तो फिर पीएम को आउटगोइंग पीएम, ये अरे किसी बेसिक आधार पर, यानी ऐसा ठोस आधार होना चाहिए आपके पास कि आपने झंडे गाड़ दिए। तो वैसे कुछ भी नहीं है, यानी आप जनता को कनेक्ट हो, आपको हर चीज मालूम हो छोटी। आपको मैं बताता हूँ अशोक जी, विपक्ष के कई बूथ्स जो हैं, यानी छोटी पार्टियां जो है ना, उनके पास अच्छे हैं कार्यकर्ता, उनके बूथ से। ये नेशनल पार्टीज है, उनके पास बूथ पे काम करने वाले अच्छे कार्यकर्ता मुझे नहीं दिखे। कई जगह बूथ लेवल पे बूथ लगाने ही नहीं दी बीजेपी। आपको बताऊं, रायबरेली में ऐसी हालत थी। तो ये सारी जो बातें हैं, ये बातें इनको मालूम ना थी, ये मैं मानता नहीं। इन लोगों को एक इनर्शिया है, और ये इनर्शिया जो है वो संस्थात्मक है। और वो संस्था में इनर्शिया, आपको भी दिल्ली में आप उनके मुख्यालय में जाते होंगे तो आपने देखा भी होगा, वहां पर एक कागज लेके उनके काम का हो तो आप लेके जाए, तो आपको एंटरटेन करने में आधा दिन निकाल लेंगे और फिर भी एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं, और इंटेलेक्चुअल एरोगेंसी उनके जो चौकड़ी है उनकी, तो वो सारी बातें पकड़कर ये नीचे पूरे बैंड बज गया उनका। और मोदी पूरा, अब मोदी जी को दोष देने की क्या जरूरत है? विपक्ष को खुद का घर खुद को संभालने नहीं आया, ये सबसे बड़ी वजह है। इसकी वजह एक बेसिक इंटेलेक्ट यूज करना पड़ता है हर चीज में, कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बूथ लेवल पे होती है, माइक्रो सिस्टम पे काम करना पड़ता है आपको, स्टैटिस्टिशियन से काम कराना पड़ता है हर चीज का। वो सब कुछ नहीं हुआ तो चोरी होती रही। देखिए सर, 19 से ही लीकेज शुरू था। तो हमको ये, अब हम ये जो बोल रहे हैं स्टैटिस्टिकल डाटा, वो जो आया है 2019 से अब का चुनाव में वोटर्स कम हुए, उनको समझना नहीं चाहिए। जब अब आबादी बढ़ रही है तो वोटर्स कम कैसे हो रहे हैं? आबादी और मृत्यु का दर है, उसमें अगर ज्यादा फर्क नहीं है, मृत्यु का दर ज्यादा बढ़ा नहीं है, तो वोटर्स कम कैसे हो सकते? लॉजिक है ना। जैसे कि आपने परसेंट दिए तो नंबर्स एब्सोल्यूट आपके पास होंगे, ये लॉजिक है, बेसिक है। इसके लिए मैथमेटिशियन होना जरूरी नहीं है, इसके लिए स्टैटिस्टिशियन होना जरूरी नहीं है। ये कॉमन सेंस भी विपक्ष से गुम हो गया, उनसे उनसे खो गया। यानी वो पता नहीं, मुझे अंतरिक्ष में चल रहे हैं किसी। अब ये एक बात अक्सर जनता कहीं और सत्ता में लड़ाई होगी। अब ये अच्छा, लड़ाई लकली मैं इसी सवाल पे आ रहा था राजू, की जनता चुनाव लड़ रही है, ये लगातार कहा जा रहा है। मतलब इस बीच में कुछ बड़े लोगों से भी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा जनता चुनाव लड़ रही है। इतना कॉम्प्लेसेंट आप कैसे हो सकते हैं? जनता चुनाव लड़ने में ये कर सकती है कि जा सकती है बूथ तक, अपना वोट दे सकती है, सोशल मीडिया पे लड़ सकती है, अपने अगल बगल पड़ोसी से कह सकती है, जनता इतना कर सकती है। और सच्चाई है कि जनता की जब लहर आती है तो बहुत कुछ बहा ले जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता है। और कई राज्यों में मैंने भी ये देखा कि इस बार 2019 वाला पागलपन नहीं है, 2019 जैसी कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है। विपक्ष के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग आए हैं, बहुत सारे लोग खुल के आलोचना कर रहे हैं, ये सारा कुछ तो है। लेकिन बिना मैनेजमेंट के क्या ये सारा कुछ सत्ता में परिवर्तित हो पाएगा? मैं जानता हूं कि इसका डेफिनेटिव सवाल आंसर मुझे आपसे नहीं चाहिए। डेफिनेटिव आंसर तो केवल भगवान दे सकते हैं, ना आप भगवान है ना मैं भगवान हूं। नहीं, एक भगवान है, एक भगवान है, वो डिक्लेयर एक है, मैं और आप नहीं है, मैंने ये कहा। जी। सर ये है कि ये इसका और चुनाव, थोड़ा मैं जोड़ दूं कि महाराष्ट्र को खास तौर से, चूंकि वहां आप हैं, वो सब देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा खास तौर पे, क्योंकि महाराष्ट्र से काफी उम्मीदें दिल्ली में दिखाई दे रही हैं, तो सब जोड़ के मैं चाहता हूं थोड़ी सी बात आप अपनी देखिए मैंने साझा मुंबई करें। का भी देखा और महाराष्ट्र का भी देखा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पोस्टल बैलेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर से लेके हवलदार, यानी सिपाही जो काम करते हैं ना, उनके पोस्टल बैलेट चौथे चरण तक के आए ही नहीं थे। जिनका वोटिंग पांचवें चरण में महाराष्ट्र के में वोटिंग आता ही नहीं है। तो सातारा, सांगली, माळशिरस, कई गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस वाले, वो मुझे आके बता रहे थे, दादा हमारा वोटिंग ही नहीं हो रहा। मैं बोला क्यों भाई? वो लोग पोस्टल बैलेट्स का वो ही नहीं आया। तो ये सारी चीजें जो है ना, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो वोटर किसके थे? विपक्ष के थे, मुझे जो मालूम है वो विपक्ष के वोटर्स का उन। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ, जिसपे हमने प्रोग्राम किया है, मुंबई में वोटिंग था, मैंने खुद वोटिंग किया है, मैंने वोटिंग किया है। तो मुंबई में वोटिंग के लिए मुझे खुद को 2 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे से 3 घंटे नॉर्मली लगे सबको। और इसकी वजह मैं बताता हूँ, और कई लोग वोट नहीं कर पाए। आपको मालूम है, शाम को जिस दिन मुंबई में पिछले चरण में वोटिंग था, तब उद्धव ठाकरे ने आह्वान किया था कि आप प्लीज वोटर्स, आप, उनको मालूम था वो सारे वोटर्स विपक्ष के हैं, आप प्लीज वापस मत जाइए, आप रुकिए। लेकिन वो कितना रोकेंगे?
तो जानबूझ के ये हुआ कि 1952 में जब लाइट्स नहीं थे और सड़कें नहीं थी देश में, तब लोग लाइन में लग के खड़े होकर टाइम में होता था। 2019 तक हमने इतने सारे चुनाव आपने और हमने देखा, ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर मेरी आशंका ये थी और मैंने वो प्रकट भी की, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया, कि चुनाव आयोग ही चाहता था कि वोटिंग कम हो। एक तो वोटिंग ज्यादा विपक्ष का हो रहा है, और दूसरा जितना वोटिंग कम होता है उतना परसेंट बढ़ाने में आसानी होता है। अगर आप समझिए कि 100 के 100 वोटिंग होता है, तो आप पानी कैसे डालोगे? दूध अगर पूरा भरा हुआ है तो उस पात्र में आप पानी नहीं डाल सकते ना। अगर 50% भरे तो 50% डाल सकते हैं, 40 भरे तो 20, 30, 40, 50 कितना भी डाल सकते हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ पर किसी ने ये इस बात को एड्रेस भी नहीं किया। आपको मैं बताता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस का कैंडिडेट था ऑपोजिशन की तरफ से, महाविकास आघाड़ी का। सर, मैंने उस ना कैंडिडेट को ना कांग्रेस के किसी व्यक्ति को मेरे घर पे या कहीं गली में देखा। आप बताइए मुझे। मैं 2019 तक हर पार्टी के पर्ची आती थी मुझे, और मैं तो उसी को वोट देता था जिसको वोट देना है। मैंने करीब करीब हर पार्टी को कभी ना कभी वोट दिया है। तो वो पर्ची आ जाती, तो सारी पार्टियों की आई, विपक्ष की मुझे कोई नहीं पर्ची। अब मुझे, मैं कोई अपेक्षा करके जा नहीं रहा हूँ, ना ही मैं विपक्ष को वोट दूंगा या सत्ता को वोट दूंगा, इसके वजह उनकी पर्ची आई तो मुझे मेरा सम्मान हुआ, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं ये उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे जर्नलिस्ट घूम रहे थे, मैं खुद इतने एक्टर्स जर्नलिस्ट कितनी की फोन ले चुका हूं कि जिनका वोटिंग से नाम ही गायब था। उसके पीछे क्या रहस्य है? वो 2019 से लेके 2024 तक जो वोटर्स के नाम गायब हुए, उसमें नाम उनके पास ये था, वोटर आधार आईडी कार्ड होगा। था, वोटर आईडी था। और आपको एक बात बता दो, ये वोटर्स कम होने के लिए बीच में जो एक खेल खेला गया, वोटर्स आईडी और आधार को लिंक किया गया, उसके आधार पर लोगों को नाम कटवाया गया। ये सारा खेल होने तक विपक्ष को कुछ भी नहीं मालूम था, और आज भी नहीं मालूम। मुझे यकीन है सर, आप बड़े नेताओं से बात करने जाओ तो भाई कहेंगे 2 चरण बाकी है भाई, अभी क्या बात कर रहे हो? 2 चरण होने के बाद 1 दिन बचता है, तीसरे दिन रिजल्ट है, उसके बाद वो कहेंगे कि हम आदर पूर्वक सम्मान करते हैं जनता की। जनता बेचारी रोएगी कि हमने किया ही नहीं वोट भाई, आप हम हमारा क्यों आदर कर रहे हैं? उनको वोट किया ही नहीं हमने, हमने कोई पक्ष नहीं लिया है, हमने आप ही का लिया था, आप बर्बाद हो गया, हम क्या करें? तो ये देखिए, मैंने पहले से ये कहा है कि जनता की जो स्पेस है वो विपक्ष ने ऑक्यूपाई की है, और वो उनको न्याय नहीं दे रहे, नहीं दे पा रहे, क्योंकि ज्ञान की कमी, स्किल्स की कमी, स्किलफुल लोगों की कमी, और लोगों से कनेक्ट की कमी, और इंटेलेक्चुअल एरोगेंस, जो इंटेलेक्ट है ही नहीं उनके पास। मैंने यानी मैं पवनार में भी रहा हूं सर, और वर्धा में भी रहा हूं, वहां से इंटेलेक्ट ज्यादा कहां था, लेकिन वो लोग सब लोगों से रोज मिलते थे। ये हालत है सर। आप बताइए, आपका अनुभव क्या रहा? बस मैं आप भी तो अपना बताइए अनुभव सर। क्या बताऊं। हाँ, मेरे यहाँ भी कोई नहीं आया। इस एक ही इलाके में हमारा ऑफिस भी है और मेरा घर भी है, लेकिन ना तो मेरे घर पे और ना तो मेरे ऑफिस में गठबंधन का, हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी है हालांकि ईस्ट दिल्ली में, लेकिन मेरे घर पे अभी तक कोई नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का एक दिन शाम को मैं पहुंचा तो पर्चा जरूर अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन गठबंधन से कोई नहीं आया है। और 2 लोगों के अनुभव का मामला नहीं है, मामला ब्रॉडर लेवल पे है कि जैसे एक चीज को लेके कहा जाता है इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का, तो इंटेलेक्ट एक तो है नहीं जैसा राजू भाई ने कहा, लेकिन एरोगेंस इतना ज्यादा है कि आप अपने लोगों से नहीं जुड़ पाते, वो एक बड़ी समस्या है। और अभी इन सब चीजों को छोड़ दें तो इस एरोगेंस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप समझ ही नहीं रहे हैं कि कैसे आपकी जड़ें काट दी जा रही हैं। अब वाकई समय नहीं है, 2 चरण बचे हुए हैं, कल दिल्ली में चुनाव है, उसके बाद एक चरण और है आखिरी, जिसमें मोदी जी का अपना चुनाव बनारस शामिल है। जनता सड़क पर आई है, जनता ने अपनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन जनता की लड़ाई को जिस तरह से यूटिलाइज करने के लिए आपके पास संसाधन होने चाहिए थे, बौद्धिक संसाधन होने चाहिए थे, जमीन पर लोग होने चाहिए थे, उसकी कमी दिखाई दी है। इसका मतलब ये नहीं कि राजू या मैं कोई भी हार की घोषणा या जीत की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि आपकी तैयारी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। इस तरह की टोटलिटेरियन सत्ता से लड़ने के लिए आपको भी हर पॉइंट पे हर जगह तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये सब छोड़ दें तो इन सब का सबसे बड़ा खतरा हमारे लोकतंत्र पे है। जनता का भरोसा अगर टूट जाएगा कि हमारे वोट देने के बाद से भी 5 साल में यही तो मिलता है जनता को कि चलो 5 साल में एक बार जाकर हम वोट देंगे तो सरकार बदल देंगे, अगर वो भी भरोसा खत्म हो जाता है तो वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से गिरेगा और
अराजकता जिस तरह से फैलेगी, जब वोट से लोग नहीं बदल पाएंगे तो कोई और तरीका अपनाएंगे, वो पूरे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। राजू भाई से आगे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते रहेंगे जब भी इस तरह का इशू आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ठीक है।